कि मैं मतलब हैरान हूँ कि 1947 उससे पहले के जो आर्मी के लोग हैं वो 1972 तक भी इस मुल्क के लिए, इंडिया के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। ये एक अपने आप में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वाई जिन्ना आस्क सैम बहादुर सैम मानेक शॉ टू ज्वाइन पाक आर्मी। तो इस वीडियो को स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैम मानेक शॉ के सूझबूझ और समझदारी की वजह से 1971 का जो पाकिस्तान के साथ वॉर है वो भारत ने जीता था, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि कब भारत को यहां पर ऑफेंसिव होना चाहिए। और उनके स्टोरीज के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा, और स्पेशली क्या है कि अभी जो मूवी आई है, आज से रिलीज हुई है, सैम बहादुर, इसकी वजह से काफी चर्चा में है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन्हा जो कि फाउंडिंग फादर माने जाते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सैम मानेक शॉ को कहा था कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लीजिए। आप सोच के देखिए दोस्तों, अगर सैम मानेक शॉ पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लेते इन केस, तो आगे की दिशा और दशा क्या हो सकती थी, 1971 में क्या हो सकता था, काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता था। और इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि यहां पर जिन्हा का जो रिक्वेस्ट है उसको क्यों यहां पर सैम मानेक शॉ ने ठुकराया था, और साथ ही साथ यहां पर जो जिन्हा है उन्होंने क्यों चाहते थे, पाकिस्तान क्यों चाहता था कि सैम मानेक शॉ पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करें। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का स्पेसिफिक आपको प्रिपरेशन करना है, तो हमारा SIP प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का जो प्रोग्राम है वो 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, SIP प्लस फाउंडेशन मतलब कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सारी तैयारी आपको हमारे फाउंडेशन बैच में कराई जाएगी। आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है कोई भी अगर आप बैच ज्वाइन करते हो। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब हम सैम मानेक शॉ कहते हैं ना, उनका पूरा नाम आप पहले देख लीजिए, वो है फील्ड मार्शल सैम होर्मुज़जी फ्राम जी जमशेद जी मानेक शॉ, जो कि 1914 में उनका जन्म हुआ था, और उनका जो देहांत है वो 2008 में हुआ था। कहा जाता है कि इंडियन मिलिट्री के इतिहास में वो सबसे स्टोरीड फिगर माने जाते हैं, और इसी की वजह से उनके ऊपर जो बायोपिक है सैम बहादुर वो सामने आई है, और पूरे देश को उनके बारे में जानना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, उनका जो वेलॉर है और जो ह्यूमर है उसकी प्रशंसा बहुत से लोग करते आए हैं। और सैम मानेक शॉ का जो मिलिट्री कैरियर है वो लगभग 4 दशक तक रहा है, और उन्होंने 5 वॉर्स देखे थे। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 1971 तक का वॉर उन्होंने पूरा देखा था, जहां पर उन्होंने 1971 वाला जो वॉर है पाकिस्तान के साथ, उसमें इंडियन फोर्सेस को डिसाइसिव विक्ट्री दिलवाने में काफी मदद की थी। और इतिहास में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि अगर मानेक शॉ अगर वो अपना डिसीजन कुछ दूसरा ले लेते 1947 में, मतलब जब देश आजाद हुआ था, और अगर उनका डिसीजन ये होता कि वो भारत की सेना ज्वाइन ना कर पाकिस्तान की सेना ज्वाइन करेंगे, तो इतिहास ही पूरा अलग हो सकता था। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हम इसकी ये चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या हुआ था, 1947 में जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान बना और भारत बना, राइट। तो वहां पर जो पार्टीशन हुआ था, इसमें बहुत सारी चीजें डिवाइड हुई थी। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट लैंड मास, लैंड तो डिवाइड हुआ था, भारत का लैंड है और उधर पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान आपको पता ही है, बांग्लादेश जो हो गया। तो हर एक चीज, रेलवे से लेकर जो रेलवे के में पैसा था, उसके अलावा सिविल सर्विसेज हो गए, गवर्नमेंट के एसेट्स हो गए, इनफैक्ट चेयर टेबल, हर एक चीज यहां पर दोनों देश के बीच में डिवाइड किया गया था। और साथ ही साथ यहां पर जो पार्टीशन है उसमें ब्रिटिश इंडियन जो आर्मी थी, मतलब आजादी के पहले वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जानी जाती थी, वो भी तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड होगा कि पाकिस्तान के पास कितने आर्मी पर्सनल आएंगे और भारत के पास कितने आएंगे। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो आप देख सकते हो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लगभग 4 लाख के आसपास पर्सनल थे। अब जब ये डिवाइड हुआ हर एक चीज, तो उसमें 2,60,000 भारत के हिस्से में आए और लगभग 1,40,000 पाकिस्तान के हिस्से में
आए थे। लेकिन इसमें जो एक चीज ध्यान देने वाली है कि मान लो जब हम बात करते हैं 4 लाख आर्मी पर्सनल की, क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार 4 लाख में से कौन सा व्यक्ति भारत की सेना में जाएगा और कौन सा व्यक्ति पाकिस्तान की सेना में जाएगा। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि जब देश रिलीजन के आधार पर कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ था, मतलब देखो भारत तो सेकुलर स्टेट था, लेकिन जो पाकिस्तान था उन्होंने तो साफ साफ अपनी मंशा कर दी थी कि हम अपना देश मुस्लिम्स के लिए बना रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि यहां पर जो हिंदू स्क्वाड्रंस थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, क्योंकि उस समय का मैप आप देखोगे उसके पहले का, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पाकिस्तान का पंजाब वाला पूरा एरिया हो गया, फिर नीचे सिंध वाला ये वाला एरिया हो गया, तो ये जो पूरा एरिया था उसको कहा जाता नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहां पर क्या था कि इसमें जो आर्मी पर्सनल थे, जो हिंदूज थे, जो सिख थे, तो वो क्या किया, ऑब्वियस सी बात है वो भारत की तरफ आएंगे। उनके पास तो कोई चॉइस नहीं था क्योंकि पाकिस्तान भी उनको नहीं ले रही थी। तो यहां पर क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम पंजाबीज थे, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक आपको इसमें चले गए, पाकिस्तान की तरफ चले गए। और जो हिंदूज थे वो क्योंकि पूरा एक तरह से देश जो बना था पाकिस्तान, वो रिलीजन के आधार पर बना था, और इसीलिए पूरा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देखने को मिला। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देना हमें, जब आर्मी में बंटवारा हो रहा था उसमें जो ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं, जो ऊपर के लेवल के लोग हैं, ऑफिसर्स लेवल के हैं, उनको एक तरह से चॉइस दी गई थी। जो बाकी के पर्सनल हैं नीचे के लेवल पर, उनको तो बस बोल दिया गया वो रिलीजन के आधार पर इधर उधर हो गए। लेकिन यहां पर जो ऑफिसर्स थे उनको एक तरह से फॉर्म भेजा गया, वो सभी ऑफिसर्स के पास फॉर्म आया और उस फॉर्म के अंदर उनको फिल करना था उनका चॉइस कि वो पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो इंडियन आर्मी है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। अगेन यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ज्यादातर जो हिंदूज और जो सिख हैं उनके पास अगेन कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचेगा, वो लोग जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, उसी को ज्वाइन करेंगे, और क्योंकि पाकिस्तान उनको लेता भी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर ली थी। कई ऐसे मुस्लिम्स थे जिनका ऐसा सोचना था, ऐसा मानना था कि हम एक सेकुलर स्टेट में रहना चाहते हैं, और सेकुलर स्टेट भारत था, पाकिस्तान नहीं था। तो बहुत से ऐसे मुस्लिम ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने अपना जो चॉइस है वो भारत रखा था, हिंदुस्तान रखा था। तो ये भी चीज हमें समझ में आना चाहिए। जहां तक सैम मानेकशॉ की बात है, क्योंकि वो समय मेजर थे, जब 1947 में जब सब कुछ ये हो रहा था तो वो भी ऑफिसर्स थे, मेजर थे, उनके पास भी यहां पर चॉइस भेजा गया। वैसे मैं आपको बता दूं, ही वॉज अ पारसी बॉर्न, लेकिन उनका जन्म हुआ था अमृतसर में। ओरिजिनली उनकी जो फैमिली है वो बॉम्बे से बिलोंग करती है, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं। तो ज्यादातर सैम मानेकशॉ ने अपना जो अर्ली जीवन है, लाइफ है, वो पंजाब शहर में, पंजाब के अमृतसर में बिताया, और आगे चलकर उन्होंने अपना जो स्टडीज है, जो पढ़ाई है, वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में वो चले गए। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, उनके जो पेरेंट्स थे वो भी आपका आर्मी में थे, और पेरेंट्स अगर आप देखोगे तो 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में थे, और ये जो रेजिमेंट है वो पाकिस्तान आर्मी के पास आ गई थी। तो अब यहां पर सैम मानेकशॉ के पास को चॉइस लेना था, उनको डिसाइड करना था कि वो पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी जाना चाहेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर हैं, उन्होंने खुद यहां पर रिक्वेस्ट किया था मानेकशॉ को, उनके टैलेंट को देखते हुए, कि वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें। लेकिन थैंकफुली आप कह सकते हो कि मानेकशॉ ने जिन्ना के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, और यह प्रपोजल ठुकराना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि एक चीज आपको समझना है, जिन्ना ने यह कहा था कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करते हो तो आपका कैरियर प्रोस्पेक्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। उनके पास जो टैलेंट था, बिकॉज ही वाज अ वेरी टैलेंटेड ऑफिसर, इसके लिए जिन्ना एक तरह से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी में आपकी जो रैंकिंग है, जो आपका प्रमोशन होता है, वो तेजी से बढ़ेगा रादर देन इन इंडियन आर्मी। अगर आप इंडियन आर्मी जाते हो तो स्टेप वाइज जिस तरह से चीजें होती हैं वैसे फॉलो होंगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करते हो तो आपके लिए प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां पर इसी की वजह से सैम मानेकशॉ के सामने बहुत कठिन डिसीजन था, लेकिन सैम मानेकशॉ ने फाइनली ये डिसाइड किया था कि वो इंडियन आर्मी में ही ज्वाइन करेंगे और वो भारत के साथ ही रहना चाहेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आना चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तान सैम मानेकशॉ को क्यों चाहता था। देखो एक्चुअली क्या था, उस समय जब देश आजाद हुआ था ना, तो ऑफिसर्स लेवल पर अगर आप देखोगे, जिनको चॉइस दी गई थी कि क्या आप इंडिया में जाना चाहते हो या पाकिस्तान में, तो उस समय ज्यादातर जो टॉप लीडरशिप थी आर्मी की, ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो आपको ब्रिटिश ऑफिसर्स की देखने को मिलेगी। वो 1947 के जस्ट पहले अगर आप देखें तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वही टॉप लीडरशिप में थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब देश आजाद हो रहा था तो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स तो वापस अपने देश चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे। अब बचेंगे कौन?
उसमें थोड़े बहुत जो आपके ऑफिसर्स लेवल के जो पाकिस्तान के और जो भारत के हैं, अब उसमें भी क्या था, ऑफिसर्स लेवल में भी ज्यादातर या तो सिख थे और या तो फिर आपका हिंदूस थे। तो एक तरह से पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई थी कि जो लीडरशिप वैक्यूम है वो बहुत ज्यादा होने वाली थी, क्योंकि ज्यादातर लीडरशिप लेवल पर या तो हिंदूज बचे थे या तो सिख बचे थे, और इसी की वजह से हिंदूज और सिख तो आपका इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे थे, और इसीलिए पाकिस्तान चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो लीडरशिप है, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपने पाकिस्तान आर्मी में शामिल कर सके। वैसे अगर मैं आपको सैम मानेकशॉ की अगर पोस्ट बताऊं, उस समय 1947 के समय अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सैम मानेकशॉ को ट्रांसफर किया गया था 16th पंजाब रेजिमेंट और कुछ ही टाइम के लिए, और उसके बाद उनको यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल टू द 5th गोरखा राइफल। लेकिन एक चीज देखने की है, देखो यहां पर उनके नाम में बहादुर, हम ये मूवी रिलीज हुई है ना सैम बहादुर, तो भले ही नाम में उनका बहादुर आता है, लेकिन वो गोरखा राइफल में कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि क्या हुआ था उसी समय 1947-48 में कश्मीर वॉर स्टार्ट हो गया था, और इसलिए उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। आर्मी हेडक्वार्टर्स में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के पद पर उनको भेजा गया था, तो भले ही उनका ट्रांसफर हुआ था गोरखा राइफल में, लेकिन वो वहां पर सर्व नहीं कर पाए थे क्योंकि कश्मीर वॉर को देखते हुए। अब क्या होता है कि देखिए उनके रिटायरमेंट के बाद, उनके जब रिटायरमेंट हो गया था फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1947 के डिसीजन को आप कैसे देखते हो, मतलब कि 1947 में जब आपको चॉइस दी गई थी कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करो और इंडियन आर्मी ज्वाइन करो, उसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया, और देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिन्ना हैड आस्क्ड मी टू ज्वाइन द पाकिस्तान आर्मी इन 1947, if I had, you would have had a defeated India। मतलब कि उनका यह कहना था कि अगर मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लेता तो 1971 में कहीं ना कहीं भारत की जो सेना है, भारत जो है वो हार सकती थी। तो वो उस तरफ इशारा कर रहे थे, और इसमें देखो ये काफी हद तक आप सही कह सकते हो, क्योंकि उनका जो मैंने आपको बताया ना कि देखो आज के डेट में तो हम देखते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है, कहां पाकिस्तान और कहां भारत है, लेकिन आजादी के बाद अगर आप देखोगे तो उस समय इनफैक्ट चाहे इकोनॉमी के टर्म्स में बात करिए, पर कैपिटा टर्म्स के बात करिए, काफी थोड़ा आगे था हमेशा पाकिस्तान। लेकिन वो तो पाकिस्तान का नेचर है, जिस तरह से वहां पर मिलिट्री का रूल होता गया और उनकी इकोनॉमी विफल होती गई, वो डाउनफॉल की तरफ बढ़ गया और भारत किसी और दिशा में प्रगति की ओर बढ़ रहा है, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कहीं ना कहीं 1971 में सैम मानेकशॉ का जो सूझबूझ था, जो जिस तरह से उन्होंने पेशेंस दिखाया और जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी जी को सजेस्ट किया कि हम 1971 के मार्च में अटैक ना करके हम दिसंबर की तरफ जाएंगे, तब अटैक करेंगे, वो डिसीजन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माना जाता है पूरे इतिहास में, सिर्फ भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में, और इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजन वो था। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1947 से लेकर अभी तक इंडियन आर्मी के पूरे इतिहास में कितने लोगों को यहां पर जो रैंक ऑफ फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन आर्मी है, वो कितने लोगों को, कितने पर्सन्स को दिया गया है अभी तक, ये आपको बताना है। इंडियन आर्मी में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पर क्या वो 2 हैं, 2 लोगों को, 3 लोगों को, 5 लोगों को, या फिर सिर्फ सैम मानेकशॉ को, क्योंकि उनको तो दिया ही गया है फील्ड मार्शल का, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अच्छा, जब भी किसी सेलिब्रिटी पे, किसी ऐसी शख्सियत पे फिल्म बनती है तो फिर पता चलता है कि उन्होंने अपने वक्त में क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। वैसे तो बुक्स में, स्टडी में तो होता है, लेकिन मूवीज़ बनने से उस देश के बच्चे को, कंट्री के बच्चे को पता चलता है कि ये भी हमारे हीरोज़ थे, इन्होंने क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, सैम मानेकशॉ जो हैं, मतलब 1972 की वॉर में एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले ही फ़ौज में थे, 1972 तक भी ये रहे हैं, इतना लंबा टाइम पीरियड भी। मतलब मैं अक्सर नोट करता हूँ या अक्सर देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसे लोग, पाकिस्तान जब बना था उसके बाद 2 से 3 साल के अंदर अंदर वो लोग नहीं रहे अपने कामों पर, अपनी ड्यूटियों पर, ना पॉलिटिक्स में, ना कहीं पर भी। 2-4 साल तक की कहानी हुई होगी, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी 90s तक भी थे
और ये आज़ादी के हीरोज़ में भी शामिल हैं। आज़ादी के टाइम पर भी ये लोग थे। इंदिरा गांधी को देख लें, मतलब लाल बहादुर शास्त्री, मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान पाकिस्तान सेपरेट उस वक्त से ये लोग मौजूद हैं, और उसके बाद भी वो इस कंट्री का हिस्सा रहे हैं, इस कंट्री की सियासत में रहे हैं। जिस तरीके से आर्मी में लोग रहे हैं, इस तरीके से मुझे अपने यहाँ पे लोग नहीं दिखते। जो लोग थे वो लोग वहीं पर ही ख़त्म हुए। 2-4 साल 5 साल तक की कहानी रही होगी। उसके बाद कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इस मुल्क में हुकूमत की हो, इस मुल्क की भागदौड़ संभाली हो। तो ये एक मैं बहुत बड़ा डिफरेंस देखता हूँ। फ़िल्म भी आज रिलीज़ हुई है, देखते हैं इस फिल्म में क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से इन्हें एक तरह से एप्रिशिएट किया गया होगा। लेकिन ये है कि मैं मतलब हैरान हूँ कि 1947 उससे पहले के जो आर्मी के लोग हैं वो 1972 तक भी इस मुल्क के लिए, इंडिया के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज अगर वो वाकई पाकिस्तान में आर्मी ज्वाइन करते तो शायद नहीं, कुछ और ही मामलात होते, कुछ और ही चीज़ें होती। और उन्होंने मतलब है कि अपने हिसाब से फ़ैसला किया कि मैंने इस आर्मी में रहना। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।